सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, यानी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। अब हम वर्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले अवर्ण लेते हैं। अब हम अ के क्या टुकड़े करोगे? अ का किसी भी प्रकार का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, अ ही रहेगा। इसी प्रकार अब आ के टुकड़े नहीं कर सकते, ई के नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे छोटी ई के नहीं कर सकते, छोटी ई के नहीं कर सकते और बड़ी ई के नहीं कर सकते। इसी प्रकार अ से लेके जो औ तक के जो स्वर होते हैं उनके आप टुकड़े नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं वर्णों के प्रकार। अब वर्णों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है किसी भी वर्ण पर आश्रित नहीं रहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, मतलब आप स्वरों को मुक्त रूप से बोल सकते हो। अब जैसे कि आपने बोला तो के ना आगे शब्द है ना पीछे शब्द है, किसी स्वतंत्र है। एक अकेला है, अकेला स्वर है, इसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी व्यंजन की या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर जो होते हैं वह मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पर स्वर आपको दे रखे हैं आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ तक दे रखे हैं। माना कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन अ से लेके औ तक जो स्वर है उन्हें बोलने में किसी प्रकार के अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे जो वर्ण बच चुके, जो स्वर बच चुके हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे आप स्वर के अंदर ये भी पढ़ते हो, स्वर के अंदर अह भी पढ़ते हो, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन। ये तो हो गया स्वर के बारे में। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं जो पूरी तरीके से स्वरों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि जो स्वर है उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो व्यंजन है उन्हें स्वरों की सहायता लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसलिए जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों पर आश्रित रहते हैं, वह स्वरों पर निर्भर रहते हैं। अब आप व्यंजन देखोगे, हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, तो उनको वर्गों में बांटा गया है। क से लेकर प वर्ग तक बांटा गया है, ठीक है। तो ये क से लेकर जो प वर्ग तक है वो कहलाते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ ड़ ऐसे ही, ठीक है। जैसे च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये सब होते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के और व्यंजनों के नाम। एक तो होता है अंतःस्थ, एक होता है सूक्ष्म और एक होता है संयुक्त। एक सबसे पहले हम लेते हैं अंतःस्थ को। स्पर्शी ये हो गए। अब अंतःस्थ लेते हैं यर लव। आप वो तो यर लव होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। सूक्ष्म होते हैं श श श ह, श श श श स ह, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वो यर लव हो गए, श श श ह हो गए, और जो होते हैं और संयुक्त प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, ठीक है। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 प्रकार के संयुक्त होते हैं। अब ये तो हो गए आपके स्वर और व्यंजन की बात। तो हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हम व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब आप समझेंगे कि मात्रा क्या होती है। मात्रा होती है कि जब व्यंजन के साथ हम स्वर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि ये व्यंजन है, ये क्या है? व्यंजन। तो एक व्यंजन होता है, ये व्यंजन है। व्यंजन में हमने आ की मात्रा लगा दी। आ क्या है? स्वर है। जब व्यंजन में आ की मात्रा लगा दी, यानी कि स्वर लगा दिया, तो वह कहलाई मात्रा। क्या कहलाई? मात्रा। जब व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाता है तो वह कहलाती है मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? मात्रा। तो हम इसी प्रकार देखते हैं कि अस्वर के बिना वर्ण क्या होते हैं। अस्वर के बिना वर्ण,
जैसे कि आपने लिखा क लिखा, अब ये क पूरा है अभी, अब इसको हम नीचे डंडी लगा देंगे, इसको कहते हैं हलन, तो ये आ जाएगा आधा क। क्या हो जाएगा? आधा क। ठीक है, इसी प्रकार ये क है पूरा, तो ये जो है ये तो है अ स्वर के बिना, अ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा होगा तो इसके अंदर अ होगा। क्या होगा? अ होगा इसके साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं र में छोटा ऊ और र में बड़ा ऊ किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। र के मात्रा देखते हैं हम कि र में छोटा ऊ और र में बड़ा ऊ किस प्रकार से लाया जाता है। तो र में देखते हैं, जब हम र में, ये आपके पास र है, इसमें आप छोटा ऊ मिला दो। अब आप इसको किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे। अंदर से जो मात्रा आप ले रहे हो छोटे ऊ की, वो अंदर घूमनी नहीं चाहिए, उसको अंदर की साइड में आपको फोल्ड नहीं करना है। और जब आप इसी र में जब बड़ा ऊ मिला दोगे तो ये आप लिखोगे इस तरीके से, ये आप लिखोगे यहाँ पर अंदर की तरफ जो घूम जाती है। तो जो अंदर की तरफ नहीं घूमती है वो होता है छोटा ऊ, यानी कि छोटा रू, और जो अंदर की तरफ घूम जाती है वो होता है बड़ा रू। र छोटा और र बड़ा आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अब मैं शब्द लिखती हूँ, इसका है रुक। एक तो आपने लिखा रुक, अब इसको उच्चारण करके बोलोगे तो रुक ही बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे कि रुक, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुक। जो छोटे होते हैं, जो स्वर छोटे होते हैं, चाहे वो ऊ हो, चाहे वो छोटा ई हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो ओ हो, उनके उच्चारण में सब में कम समय लगता है। और जो बड़े होते हैं, जैसे बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, इन सब में आपको उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो ये हो गया रुक, ना कि रुक, रुक। ठीक है, जैसे हम एक और लेते हैं गुरु। गुरु में हमेशा छोटा रू आता है, ना कि बड़ा। एक बार फिर से समझिए कि जब र में छोटा ऊ मिला देते हैं तो ये ऐसा र बनता है जिसके अंदर वो मात्रा घूमती नहीं है, जिसके अंदर आप एक गोल गांठ नहीं लगाते हो, तो वो कहलाता है छोटा रू। और जिसके अंदर गांठ लगा देते हो, यानी कि अंदर से मात्रा घूम जाती है, फोल्ड हो जाती है, वो हो जाता है बड़ा रू। ठीक है, अब बड़े रू के उदाहरण देखो, रूप। अब रूप को आप रूप ही बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे रूप, रूप, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो आपको ये र छोटा और र बड़े में अंतर समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो स्वर, जो हमारे हिंदी में जो स्वर 11 होते हैं, उनमें से वहाँ कुछ स्वर नहीं थे। उन स्वरों का अभी हम उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या उपयोग होता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। इसको कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा चंद्र बिंदु होता है, उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और सॉरी, इसे आप क्या होगे? अनुनासिक। इसे अनुनासिक कहते हैं। सॉरी, इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक, जिसका प्रयोग नाक से होता है। और ये होता है जिसके ऊपर एक बिंदी होती है, वह कहलाता है अनुस्वार। जिसके ऊपर एक बिंदी होती है वह अनुस्वार, जिसके ऊपर पूरा चंद्र बिंदु होता है वह अनुनासिक। ठीक है, और जिसके पीछे दो बिंदियां होती है, आपने ऐसा अ देखा होगा जिसके पीछे दो बिंदियां हैं, उसको कहते हैं हम विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। जिसके ऊपर पूरा चंद्र बिंदु होता है वो होता है अनुनासिक, जिसके ऊपर एक बिंदी होती है वो अनुस्वार, और जिसके पीछे दो बिंदियां होती है उसे कहते हैं हम विसर्ग। और एक चिन्ह होता है जो ऐसे करके, ये जो यहाँ पर ये जो पूरा है ये यहाँ जाके आधा हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम औ। इसका औ यानी कि अंग्रेजी से आया हुआ ये शब्द है। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको पता चलेगा कि वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, जैसे बंदर, डंडा, जैसे जिनके ऊपर, सबके ऊपर बिंदियां आती है वह कहलाते हैं हमारे अनुस्वार कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अनुनासिक की तरफ, जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। किससे करते हैं? नाक से। जिसके उच्चारण के समय हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है वह कहलाते हैं हमारे अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक हम देखते हैं कि अनुनासिक में हम लिखते हैं ऊपर पूरा चंद्र, आँख, आँख। ठीक है, आँख, दांत, ठीक है, टांग, बांध, ये सब थोड़ा सा नाक का उच्चारण आता है जिनमें।
और फिर देखते हैं विसर्ग, तो वर्ण के आगे लगने वाले बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, फलतः, संभवतः, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? इसकी जो ध्वनि है वो पीछे ह के रूप में निकलती है, ठीक है। और एक ये होता है आगत स्वर, इसको क्या बोलेंगे हम? आगत स्वर, जो अंग्रेजी से आया है। जैसे बाल के ऊपर हम ये वाली मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा बॉल। डॉक्टर नहीं होता, क्या होता है? डॉक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक और शब्द जो कि है ज और फ। ज जिसके नीचे बिंदी होती है, आपने ऐसा ज देखा होगा। जब इस ज के नीचे बिंदी नहीं है तो इसको उच्चारण बोलोगे ज, जबकि जब इसके नीचे बिंदी आ जाती है तो ये नुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्ता। इसी प्रकार हम एक लेते हैं फ। फ के नीचे भी बिंदी है तो ये फ नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा फ। ज और फ। उदाहरण के रूप में देखिए आप, फूल और जोर। जोर, जोर, जोर नहीं होता, जोर। और फूल होता है, ना कि फूल होता है। फूल, फूल का अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं? तो सबसे पहले हम चलते हैं अब ये है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो दो व्यंजन है इनसे मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों से मिलकर बनता है संयुक्त व्यंजन। आपने लिया आधा क और उसके अंदर मिला है षटकोण वाला श, तो बना क्षत्रिय वाला श। फिर आपने लिया आधा त, उसके अंदर र को जोड़ते तो त्र बनता है। आधे ज में ण जोड़ने पर ज्ञ से ज्ञानी बाबा वाला ज्ञ बनता है। और आधे श में र को जोड़ने पर यहाँ पर श्र बनता है, ठीक है। तो ये आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्ताक्षर शब्द, जिसके द्वित्व व्यंजन, जिसे हम कह सकते हैं द्वित्व व्यंजन कह सकते हैं। तो दो, जिसके अंदर दो व्यंजन जुड़े हो, दो व्यंजन जिसके अंदर जुड़े हो, तो इसके अंदर भी आधा च जुड़ा है और फिर पूरा च जुड़ा है। तो उदाहरण के बच्चा, गत्ता, कच्चा, तो ये सब क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन हो गए। कौन सा हो गए? द्वित्व व्यंजन, जिसके अंदर दो व्यंजन जुड़े होते हैं। दो व्यंजनों का जिसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ये बहुत सारे हो सकते हैं। आधा क पूरा क हो सकता है, आधा त पूरा त हो सकता है। इसी प्रकार आधा क और त हो सकता है, जैसे मुक्त, पंक्ति, ऐसे। इसी प्रकार आधा न पूरा न हो सकता है, प्रसन्न, ठीक है, खिन्न, भिन्न, ऐसे, ठीक है, ये सब। अब हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो शब्दों का जब मेल कर देते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। ये बहुत सरल सा टॉपिक है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के मेल को ही वाक्य कहा जाता है। जब आपने वर्ण देख लिए, मात्राएं देख ली, स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए, इन सब को जब मिला देते हो तो एक पूरा शब्द बनकर तैयार हो जाता है और शब्द से वाक्य बनता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रोहित पढ़ रहा है, ईशा नाच रही है। तो अब इसके अंदर स्वर भी है, व्यंजन भी है, मात्राएं भी है, इन सभी का प्रयोग किया गया है। अब मैं र के आपको 3 रूप बता देती हूँ और कि र के 3 प्रकार के और रूप होते हैं। र के 3 प्रकार के रूप होते हैं। सबसे पहले तो र, जो र ही रहेगा, मतलब आप जब लिखोगे तो ये र ही रहेगा, रक्षक। तो इसके अंदर र, ये र आपको पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम दूसरा र लेते हैं जो पदेन के रूप में होता है, मतलब जिसको आप र नहीं लिखोगे, र का उच्चारण इसके अंदर जरूर दिखाई देगा। जैसे आप लिखोगे, जैसे आपने शब्द लिखा प्रथम, ये प्र है, ये र का काम कर रहा है यहाँ पर। ये जो इसका जो चिन्ह होता है ये इस तरीके का होता है, इसको आप इस तरीके का लिखते हो। तो आपने लिखा प्रथम, तो ये है र, प्र, जिसके अंदर र का उच्चारण साथ में हो रहा है। और एक र होता है रैफ के रूप में, जो ऊपर की तरफ लगता है, ये जिसका र का निशान होता है। जैसे आपने लिखा गर्दन, गर्दन, अब आप इसको पूरा नहीं लिखोगे कि
चिन्ह लगा दोगे, र का निशान लगा दोगे तो ये हो जाएगी। ये र के 3 रूप है। र जो कि मूल रूप में है, जो आपके सामने र दिखाई दे रहा है। एक होता है र इस चिन्ह के रूप में, पदेन के रूप में, इसको पदेन याद रखना पड़ेगा आपको ये। और इसके बाद एक र होता है रैफ के रूप में, इसको रैफ नाम दिया है और इसको पदेन कहा है। इसको पदेन कहते हैं और इसको रैफ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए र के बहुत सारे रूप। तो आज के इस क्लास में हमने ये पढ़ा है सबसे पहले कि स्वर क्या होते हैं, किन किन स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को वर्गों में विभाजित किया क से लेकर प वर्ग तक। और उसके बाद हमने पढ़े अंतःस्थ जो यर लघु होते हैं, सूक्ष्म जो श श श होते हैं, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन पढ़े जो कि होते हैं श त्र ज्ञ और श्र। ठीक है, तो आपको अपनी किताब में से एक बार अच्छी तरीके से इसको और अच्छी तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद।